नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे इस खास कार्यक्रम में। चुनावी सरगर्मियों के बीच आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने वाला हूँ। ये कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 में कुछ भी हो सकता है। रश्मिका मंदाना, सारा तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर अपनी चिंताएं जाहिर की थी। वीडियो में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कैसे एक खास तरह की AI टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों को प्रभावित किया जा रहा है। डीप फेक आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया दिवाली के आसपास। लेकिन क्या ये 2024 में चुनाव को प्रभावित कर सकता है और बीजेपी खुद इसका सहारा ले रही है? मैं आपको इसके बारे में बताने से पहले अर्जेंटीना ले जाना चाहता हूं, जहां इसी तकनीक के दम पर राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया गया। चुनाव प्रचार के आखिरी हफ्तों में अर्जेंटीना के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है जेवियर माइली, उन्होंने एक मनगढ़ंत छवि प्रकाशित की जिसमें उनके पेरोनिस्ट प्रतिद्वंदी सर्जिया मस्सा को सैन्य पोशाक में पुराने जमाने की कम्युनिस्ट के रूप में दिखाया गया था। उनका हाथ सलाम की मुद्रा में ऊपर उठा हुआ था। जब माइली ने इसे सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया तो जाहिराना तौर पर यह AI जनरेटेड छवि लाखों लोगों को प्रभावित करने में सफल रही और 3 मिलियन बार इसको देखा गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे अपने प्रतिद्वंदी को, विपक्षी नेता को बदनाम किया जा सकता है और मतदाताओं को बरगलाया जा सकता है, चुनाव जीता जा सकता है। अभी तो आप सिर्फ भारत के चुनाव में बयान बहादुर देखते हैं, पनौती, पप्पू जैसे शब्द सुनते हैं, बुरबू का सरदार सुनते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि AI की मदद से भारत में 140 करोड़ लोगों को अगर अपने चंगुल में फंसा दिया गया तो क्या होगा, और बीजेपी इसके लिए क्या तैयारी कर रही है, ये भी आप समझ जाएंगे। वॉशिंगटन के ब्रुकिंस इंस्टीट्यूट में सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी इनोवेशन के टेरेल पेस्ट के मुताबिक चुनाव में AI के इस्तेमाल के लिए परेशान होने वाले संकेत हैं। प्रचारकों ने मतदाताओं को भ्रामक संदेश देने के लिए AI का इस्तेमाल किया और ये किसी भी चुनाव प्रक्रिया के लिए बड़ा जोखिम भरा है, परेशान करने वाला है। अर्जेंटीना, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसका मैं उदाहरण दे रहा हूं, वहां पर दक्षिणपंथी स्वतंत्रतावादी माइली ने रविवार को जो बीता है 56% वोट के साथ जीत हासिल की, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक मुख्यधारा के साथ मतदाताओं के गुस्से का फायदा उठाया, जिसमें मस्सा की प्रमुख पेरोनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। लेकिन दोनों पक्षों ने अस्थिर चुनाव अभियान के दौरान AI की ओर रुख किया था और इसमें दक्षिणपंथी समूह की जो पार्टी थी वो जीत गई। मस्सा की टीम ने AI फॉर द होमलैंड नाम के एक अनौपचारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से स्टाइलिश AI जनरेटेड छवियों और वीडियो की एक श्रृंखला सर्कुलेट की अपने मतदाताओं के बीच, लोगों के बीच। और इसके अलावा एक ऐसी भी थी जिसमें कि केंद्र वाम अर्थव्यवस्था मंत्री को रोमन सम्राट के रूप में दिखाया गया था। एक और इमेज में प्रतिद्वंदी को हराते हुए एक मुक्केबाज के रूप में दिखाया गया था। न्यूयॉर्कर पत्रिका के नकली कवर पर अभिनय करते हुए और 1917 की युद्ध फिल्म के फुटेज में एक सैनिक के रूप में दिखाया गया था। यानी ये सारी चीजें AI जनरेटेड थी और इनका इस्तेमाल प्रचार में किया गया। अन्य AI जनरेटेड छवि माइली को कमजोर करने और बदनाम करने के लिए तैयार की गई, जिसमें जंगली बालों वाले अर्थशास्त्री और उनकी टीम को क्रोधित डेड बॉडी और समुद्री डाकू के रूप में दिखाया गया। इस सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये अर्जेंटीना में हुआ, लेकिन ये भारत में भी हो रहा है, बीजेपी कर रही। मैंने आपको अर्जेंटीना का उदाहरण इसलिए भी दिया क्योंकि आप ये समझ पाए कि कैसे AI के जरिए एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इलेक्शन में हरा दिया। भारत के संदर्भ में अगर आप ये देखें तो ये और भी दिलचस्प और खतरनाक हो जाता है। जरा सोचिए कि भारत में अर्जेंटीना के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जेवियर माइली की जगह आप नरेंद्र मोदी को रख रहे हैं और पेरोनिस्ट पार्टी प्रमुख मस्सा की जगह आप राहुल गांधी को रखें। हालांकि दोनों ही पार्टियां, दोनों ही नेता एक दूसरे पर अभी जुबानी हमले कर रहे हैं, AI के जरिए करने की कोशिश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी में अपने हालिया चुनाव अभियान के दौरान डीप फेक तकनीक से निर्मित वीडियो का इस्तेमाल किया और बड़े बजट के साथ ये तैयारी की गई, जिससे अब भविष्य में चुनावी कदाचार की संभावनाओं पर चिंता पैदा हो गई है। डीप फेक दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का इस्तेमाल करता है, जिसके जरिए किसी की भी फेक यानी फर्जी इमेज या तस्वीर बनाई जाती। इसमें किसी भी तस्वीर, ऑडियो या वीडियो को फेक दिखाने के लिए AI के एक तरह के डीप लर्निंग का इस्तेमाल होता है और इसलिए इसे डीप फेक कहा जाता है। AI इसमें बहुत सारे एल्गोरिदम का भी इस्तेमाल करता है। इसमें से ज्यादातर पोर्नोग्राफिक या अश्लील कंटेंट तैयार करने का काम किया जाता है। एम्स्टर्डम में साइबर सिक्योरिटी कंपनी डीप ट्रेस के मुताबिक 2017 के आखिर में इसकी शुरुआत के बाद डीप फेक का तकनीकी स्तर और इसके सामाजिक प्रभाव में तेजी से विकास हुआ। यानी 2017 के बाद इसका इस्तेमाल बढ़ गया। डीप ट्रेस ये कहता है कि साल 2019 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 14,678 डीप फेक वीडियो ऑनलाइन थे। इसमें से 96% वीडियो जो थे
वो पोर्नोग्राफिक सामग्री से जुड़े हुए थे। 4% ऐसे थे जिसमें ये सामग्री नहीं थी। ये तकनीक केवल वीडियो में ही उपयोग में नहीं लाई जाती है, बल्कि फोटो को भी फेक दिखलाया जाता है, और ये पता लगाना इतना मुश्किल होता है कि असल में ये फर्जी है या असली। ये बड़ा मुश्किल काम है, एक आम आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल। वही इस तकनीक के जरिए ऑडियो का भी डीप फेक किया जाता है। बड़ी हस्तियों की आवाज़ बदलने के लिए वॉइस स्किन या वॉइस क्लोन का इस्तेमाल किया जाता है इस तकनीकी में। यानी पता चले कि राहुल गांधी के चेहरे पर किसी और की वॉइस के जरिए किसी और की चेहरे के हिसाब से उसको क्रिएट कर दिया गया। साइबर सिक्योरिटी और एआई विशेषज्ञ पवन दुग्गल ये कहते हैं कि डीप फेक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट और एआई का मिश्रण है। इसे बनाने के लिए किसी तरह के ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी बनाया जा सकता है, जो ऐप और टूल के ज़रिए बनाए जा सकते हैं। ये भी एक खतरे की बात है कि आपके पास फ़ोन है, आप इजीली इसको बना सकते हैं। वाइस की एक रिपोर्ट है जिसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहता हूँ। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भाजपा की दिल्ली इकाई ने एक संचार कंपनी का इस्तेमाल करके पार्टी नेता मनोज तिवारी के कम से कम 2 वीडियो तैयार किए, ताकि उन्हें हरियाणवी और अंग्रेजी में बोलते हुए दिखाया जा सके। वो हिंदी में बनाए गए एक वीडियो का रूपांतरण था, जिसमें तिवारी ने अन्य 2 वीडियो में देखी गई बात से बिल्कुल अलग मुद्दे पर बात की थी। ऑडियो को पूरी तरह से अलग भाषा में पेश करने के अलावा लिप सिंकिंग में बदलाव किया गया था, ताकि ऐसा लगे कि तिवारी वास्तव में बोल रहे हैं, जबकि ऐसा था नहीं। इससे उस पार्टी को ज्यादा मदद मिलेगी जिसके पास संसाधन ज्यादा है। डीप फेक पर नजर रखने में विशेषज्ञता रखने वाले जो रिसर्चर हैं वो ये कहते हैं, ये वीडियो पहली बार नहीं है जब इस तरह की सामग्री भारत में प्रसारित की गई। ये अभूतपूर्व था क्योंकि इसे बड़े पेशेवर तरीके से तैयार किया गया। एम्स्टर्डम में जिस डीप ट्रेस नाम के लैब्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसके प्रमुख है हेनरी एडजर। वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि निश्चित रूप से नया है, क्योंकि भारत में चुनाव अभियानों में डीप फेक को इस तरह नहीं देखा गया है। ये उनकी एक चिंता भी जाहिर करता है। हाल के सालों में डीप फेक दुनिया भर में एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बन गया है, और कुछ सबसे प्रमुख निशाने पर मशहूर हस्तियां रही हैं जिनके चेहरे किसी पोर्न अभिनेता से अभिनेताओं से मिलते जुलते हैं। अन्य लोगों में भी प्रमुख लोग शामिल हैं, जैसे बराक ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया, और फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग ने नाजायज डेटा एक्सेस के बारे में शेखी बगानी। हालांकि वास्तविकता में इन दोनों ने ऐसा नहीं किया था, लेकिन इसको खूब प्रचारित प्रसारित किया गया। जब तक इसकी सच्चाई सामने आई, लोग इसको ग्रहण कर चुके। तकनीक और हथियार विशेषज्ञों का कहना है कि राजनीतिक प्रचार में तेजी से सुलभ एआई तकनीक का उपयोग एक वैश्विक यानी ग्लोबली ट्रेंड है, जिससे अगले साल अमेरिका, इंडोनेशिया और भारत समेत जो अलग अलग देशों में महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं, उसके संभावित प्रभावों पर चिंताएं बढ़ गई हैं। यानी इसके जरिए चुनाव परिणाम प्रभावित किए जा रहे हैं। मिड जर्नी जैसे कई नए जनरेटिव एआई टूल मनगढ़ंत तस्वीरें और वीडियो बनाना सस्ता और आसान बना रहे हैं। इस तरह के और भी एआई टूल मार्केट में उपलब्ध। कई देशों में कुछ कानूनी सुरक्षा उपायों के साथ इस बात को लेकर बेचैनी बढ़ रही है कि चुनाव से पहले मतदाताओं को गुमराह करने या भ्रमित करने के लिए ऐसी सामग्री का उपयोग कैसे किया जा सकता है। इसको लेकर लोग चिंतित हैं, सरकारें काम कर रही। दुनिया भर में नकली छवियां बनाने के इन उपकरणों का इस्तेमाल विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि जो सत्ता में है उसके पास पावर है, पैसा है, वो आसानी से इसको एफर्ट कर सकता है। हालांकि किसी भी देश में एआई जनित सामग्री का उपयोग करना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन लोगों को ऐसी बातें कहते हुए विचित्र करने वाली छवियां जो उन्होंने नहीं की या बातें बनाते हुए स्पष्ट रूप से दिखाना एक नैतिक रेखा का उल्लंघन है, और ये ठीक नहीं। अर्जेंटीना के चुनाव को अगर आप देखें तो यहाँ पर चुनाव अभियान में उपयोग की गई ज्यादातर एआई जनरेटेड छवियां व्यंगपूर्ण थी, जो मतदाताओं से भावनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही थी। इसमें वायरलिटी फैक्टर ज्यादा होता है क्योंकि ये कंप्यूटर जनरेटेड चीजें होती, लेकिन एआई एल्गोरिदम को यथार्थवादी और मनगढ़ंत छवियां, वॉइस रिकॉर्डिंग और वीडियो तथा कथित डीपफेक बनाने के लिए प्रचुर ऑनलाइन फुटेज पर भी ट्रेन किया जा सकता है, और यही खतरे की बात है। यानी इसके लिए आपको मानव मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं। उदाहरण के लिए अर्जेंटीना में हालिया अभियान के दौरान सोशल मीडिया पर एक छेड़खानी वाला वीडियो प्रसारित किया गया, जिसमें मस्टा को जो अपोनेंट थे नशीली दवाओं का सेवन करते हुए दिखाया गया था, जिसमें मस्सा की छवि और आवाज को जोड़ने के लिए मौजूदा फुटेज में हेरफेर किया गया था, जबकि मस्सा ने ऐसा किया नहीं था। ये बहुत वायरल। रिसर्चर का कहना है कि ये फर्जी खबरों और दुष्प्रचार की एक खतरनाक नई सीमा है।
फ्यूचर में, भविष्य में वैश्विक चुनावों में ये एक बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि मतदाताओं के लिए नकली और असली में अंतर करना बड़ा कठिन हो जाएगा। वो ये समझ नहीं पाएंगे कि क्या रियल है क्या फेक है। जैसे जैसे एआई जनित सामग्री ज़्यादा सुलभ और ज़्यादा विश्वसनीय होती जाएगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नियामक आगे बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे होंगे। लोकतंत्र प्रौद्योगिकी काम करने वाले शोधकर्ता है रिचर्ड कुचटा। वो ये कहते हैं ये स्पष्ट रूप से चूहे और बिल्ली का खेल। साल की शुरुआत में यानी 2023 की शुरुआत में स्लोवाकिया में तथ्य जांचकर्ताओं ने देश के 30 नवंबर के चुनाव में कुछ दिन पहले फेसबुक पर पोस्ट की गई फर्जी ऑडियो रिकॉर्डिंग को सत्यापित करने के लिए हाथापाई की। काफी वो जूझे थे और इस टेप में एक उम्मीदवार से मिलती जुलती आवाज चुनाव में धांधली कैसे की जाए इस पर चर्चा करती हुई दिखाई देती है। आखिरकार में इस टुकड़े को नकली बताकर खारिज कर दिया गया, लेकिन इससे बहुत सा नुकसान हो गया। यानी इस तरह के कंटेंट को जब तक सत्यापित किया जाएगा तब तक खेल हो चुका होगा। हालांकि दुनिया में कई देश इससे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो लड़ाई कैसे होगी ये भी मैं आपको बता दूं। मेटा ने यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम के मालिक ने इस महीने कहा कि 2024 से विज्ञापनदाताओं को यह खुलासा करना होगा कि साइटों पर राजनीतिक, सामाजिक या चुनाव संबंधी विज्ञापनों को बदलने या बनाने के लिए एआई या अन्य डिजिटल तरीकों का उपयोग कब किया जाता है। उधर संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी यूएसए में सीनेटरों ने एक द्विदलीय समूह बनाया और इसने राजनीतिक विज्ञापनों या कुछ मुद्दों वाले विज्ञापनों में संघीय उम्मीदवारों से संबंधित भौतिक रूप से भ्रामक एआई जनित ऑडियो, चित्र या वीडियो के वितरण पर रोक लगाने के लिए कानून का प्रस्ताव दिया है। इसके अतिरिक्त अमेरिकी संघीय चुनाव आयोग अगले साल के राष्ट्रपति चुनाव से पहले मतदाताओं को दुष्प्रचार से बचाने के लिए राजनीतिक विज्ञापनों में एआई जनित डीपफेक को विनियमित करना चाहता है। अन्य देश भी इसी तरह के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि अर्जेंटीना में अभी तक ऐसा कोई नियामक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। उस तरह का कोई कानून वहां उस देश में है नहीं। जैसे अब भारत की अगर हम बात करें तो भारत में भी कमोबेश स्थितियां वैसी ही हैं। भारत में चुनाव आयोग ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्निकलिटी से होने वाले खतरों से निपटने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसकी रणनीति में कंपनियां तीसरे पक्षों या उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI पर भरोसा करना शामिल है। वर्तमान में सोशल मीडिया पर सामग्री से संबंधित शिकायतें IAMAI के माध्यम से फेसबुक और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पर भेजी जाती हैं। वाइस रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने चंडीगढ़ के एक विज्ञापन फर्म द आइडियाज फैक्ट्री के साथ एक कॉन्टेक्ट किया है, एक सहयोग किया है और डीप ट्रेस ये कहता है कि पिछले साल ऑनलाइन लगभग 15,000 डीपफेक वीडियो थे, इनमें से 96% अश्लील थे और इन वीडियोस को बनाने के लिए इस तरह की एजेंसियां काम करती हैं। एआई टेक्नोलॉजी के जरिए अब मतदाताओं की प्रोफाइल और प्राथमिकताओं का भी पता लगाया जा सकता है और उसी के अनुसार उम्मीदवार अपने संदेश और प्रचार सामग्री को बदल सकते हैं। एआई इसको करेगा। बीजेपी इस पर काम कर रही है। भारत के आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 46E में डीपफेक से जुड़े आपराधिक मामलों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है और इस प्रावधान के मुताबिक जो इस तरह के एक्टिविटीज करते हैं वो उनको सजा हो सकती है। इसमें किसी व्यक्ति की तस्वीर खींचना, उसको प्रकाशित करना और प्रचारित करना, उसके निजता के उल्लंघन की बात इसमें आती है और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो इस एक्ट के तहत 3 साल तक की सजा या 2 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान इसमें रखा गया है, जो एक्ट बनाया गया है। लेकिन ये कितना प्रभावी होगा चुनावी सेक्टर में, ये सोचने वाली बात। आईटी एक्ट के 66D में ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई किसी संचार उपकरण या कंप्यूटर का इस्तेमाल किसी दुर्भावना के इरादे से जैसे धोखा देने या किसी को प्रतिरूपण के लिए करता है तो ऐसे में 3 साल तक की सजा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जा सकता है। तो ये कुछ कानून है। अभी हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस पर और सख्ती से पेश आया जाएगा और डीपफेक को लेकर और सख्त कदम उठाए जाएंगे, खासकर चुनाव को देखते हुए। लेकिन एक बड़ा सवाल है और ये मेरा प्रश्न भी है कि जब भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है और दिवाली समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई इस्तेमाल के डीपफेक पर चिंता जाहिर करते हैं, तो सवाल ये भी उठता है कि क्या बीजेपी ऐसा नहीं करेगी। उन्होंने कहा था कि डीपफेक भारत के सामने मौजूद सबसे बड़े खतरों में से एक है, इससे अराजकता पैदा हो सकती है। और डीपफेक मोदी जी के वीडियोस का भी किया जा रहा है, कई अभिनेत्रियों के वीडियोस का किया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव भी ये कह चुके हैं कि सरकार जल्दी डीपफेक पर सोशल मीडिया से चर्चा करेगी और अगर इन मंचों से उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए तो उन्हें आईटी अधिनियम के सेफ हार्बर के तहत इम्यूनिटी या संरक्षण नहीं मिले। अब सवाल यह है कि उन्होंने ये भी कहा कि डीपफेक के मुद्दे पर कंपनियों को नोटिस भी जारी किया गया था और इस सिलसिले में
उनके जवाब भी आए हैं जिस पर बातचीत चल रही है। लेकिन अगर ये काम सत्ताधारी पार्टी ही करती है, जैसा कि अभी दिल्ली इकाई ने किया, और इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर इसको लेकर तैयारी चल रही है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन जिसके पास संसाधन ज़्यादा है वो ज़्यादा बेहतर करेंगे, तो आप बीजेपी के कार्यालय में और उनकी IT टीम में हो रही तैयारियों का भी मुआयना कर सकते हैं। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे AI और इस तरह के वीडियो निर्माण को लेकर, प्रचार कंटेंट के निर्माण को लेकर बीजेपी की टीम काम कर रही है। लेकिन अभी चिंता और सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात का असर होगा, और क्या 2024 AI से जीता जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए अपना मीडिया।